नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपना सफर तो ग्राम प्रधान से शुरू किया, लेकिन वह विधानसभा की दहलीज तक पहुंचे। कहा जाता है कि राजनीति में वही सफल होते हैं जो जमीन में धूल फाकते हैं। ऐसी शख्सियत आज मेरे बीच मौजूद हैं, राजकुमार पाल जी। हम सबसे पहले इनका परिचय आपको करा देते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के विधायक रहे हैं और अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आज इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वह अचानक उसमें इन्होंने हलचल पैदा कर दी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। सर, आज हम आपसे बात करेंगे आपके विवादों पर और जो आपने नई बिसात बिछाई है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि ग्राम प्रधान से लेकर जो विधानसभा तक का सफर था वह कैसा था आपका। देखिए, सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन है। सर्वप्रथम मैं 1993 में और श्रद्धेय स्वर्गीय राम लखन यादव जी पूर्व विधायक पट्टी के नेतृत्व में मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और मैं समाजवादी युवजन सभा का नगर उपाध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं सदर ब्लॉक अध्यक्ष हुआ। उसके बाद मैं जिला सचिव के पद पर रहा और समाजवादी आंदोलन के उस मुहिम में नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में उनके आदेश से हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी किया, संघर्ष किया सड़कों पर। और उसी के बाद से ही 95 से फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। फिर मेरी पत्नी चुनाव जीतती है। 2000 से 2005 तक मैं स्वयं प्रधान रहा। फिर उसके बाद लगभग बीच में इन पदों पे रहते हुए मैंने फिर समाजवादी पार्टी क्या राजनीति में थोड़ा सा पीछे इसलिए गया कि ग्राम प्रधान पद होने के नाते समय अभाव था, इसलिए राजनीति से थोड़ा दूर रहा। लेकिन फिर 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद मैं जिला मंत्री भी बना। फिर 2019 के बाई इलेक्शन में भाजपा अपना दल गठबंधन से अपना दल इसके सिंबल पर मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। फिर मैं हमारे सदर विधानसभा के देवतुल्य जनता ने हमें सदर का प्रतिनिधि चुना और उसके बाद फिर 2022 में किन्हीं परिस्थितियों में मेरा टिकट नहीं हुआ और उसके बाद मुझे अपना दल इसका विधायक था। अपना दल इसके विधायक होने के नाते हमारी अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व दिया और मैंने 3.5 साल रह करके पार्टी को विस्तार करने में, पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने पूरे भरसक कोशिश की और कोशिश करने के बाद पार्टी को एक अच्छे मुकाम पर ले भी गया। मेरे कार्यकाल में 22 के चुनाव के बाद भी, 24 में भी और उस बीच में भी और 13 सीटें मिली अपना दल एस को और एक राज्य स्तर पार्टी का दर्जा भी मिला था। परंतु जो प्रदेश अध्यक्ष का मेरा दायित्व जो मिला था मैंने उसमें काम किया, लेकिन उसके बाद हमें जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहकर जो काम करना चाहिए वो मुझे स्वतंत्रता उस पर नहीं दी जा रही थी। तो जो काम करता है व्यक्ति तो काम उसे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है फिर अपने को उससे अलग कर लेना ही बेहतर समझा जाता है। तो मैंने अपने आप को उनसे जो है अलग करके पार्टी को रिजाइन दे दिया। उसके बाद 15 फरवरी को मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। अब आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये चकाचौंध वाली जो राजनीति है इसमें क्या कभी आपको प्रधानी वाले वो दिन याद आते हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता कल भी था और आज भी हूं। मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही पार्टी का मानता हूं और मैंने जो संघर्ष किया, मेरे जीवन का संघर्ष तो बहुत लंबा है और इतना लंबा है कि मैं एक छोटे गरीब परिवार का ही लड़का था। मैंने अपने को स्थापित करने के लिए पढ़ाई लिखाई के बाद मैं घर की कमजोर स्थिति के नाते मुझे बाहर जाना पड़ा। फिर मैं बॉम्बे गया। मुंबई में जा करके मैंने ऑटो रिक्शा चलाया, टैक्सी चलाया। उसके बाद चूंकि एक राजनीति में मेरा जो इंटरेस्ट था वो बहुत पहले से था। जब मैं पढ़ता था, साकेत में पढ़ रहा था, तो मैंने वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव 83 में लड़ा था। फिर उसके बाद मैं जब बॉम्बे में ऑटो रिक्शा चलाते हुए मैंने वहां एनसीपी का
एनसीपी पार्टी से मैंने कारपोरेटर का चुनाव भी लड़ा, तीसरे नंबर पर था। तो मेरी जिज्ञासा राजनीति की ओर बढ़ रही थी। फिर मैंने 93 में बॉम्बे से अलविदा कह दिया, छोड़ करके अपने गांव में चले आए। फिर गांव में अपने बुजुर्ग परिवार, गांव देश के लोगों के बीच अपने को स्थापित करने लगा। मुझे अवसर मिला, 93 में समाजवादी ज्वाइन किया था। उसके बाद 95 में पंचायत चुनाव आता है, तो उसमें हमारी पत्नी को, चूंकि पिछड़ी महिला सीट होने के नाते, श्रीमती जी को लाया और हमारे गांव की जनता ने भरपूर प्यार दिया और अच्छे मतों से जिता करके ग्राम प्रधान बनाया। उसके बाद उनके बाद मुझे अवसर मिला सामान्य सीट पर, तो मैं भी अच्छे मतों से जीत करके ग्राम प्रधान बना। फिर उसके बाद मेरी पत्नी प्रधान फिर हुई। फिर उनके बाद बीच में 2010 से 15 में मेरी श्रीमती जी लड़ी थी, सामान्य महिला सीट थी, उस पर चुनाव कुछ मतों से 30-32 वोटों से हार गई। फिर 2015 में गांव की जनता ने हमें प्यार दिया, फिर हमारी श्रीमती प्रधान होती है। और उसके बाद फिर उनका, चूंकि गंभीर बीमारी के नाते उनका 2018 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद हमारी बेटी को हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने प्यार दुलार देते हुए उनको निर्विरोध प्रधान बनाया। उसके बाद फिर 2019 में मुझे अवसर मिला, मैं विधायक बना। ये मेरा जो लंबा सफर है, निश्चित है कि कठिन परिस्थितियों से मैं यहाँ तक पहुंचा, लेकिन मुझे आज भी अपने सारे दिन याद हैं और मैं उसी के रास्ते पर ही चलता हूँ। अपने को कहीं भी असहज महसूस नहीं सर, करता। ये जो ग्राम प्रधान के बाद आप विधायक बने, इसमें टर्निंग पॉइंट क्या था? ऐसी कौन सी सूचना मिली और ऐसे आपके अंदर क्या काबिलियत देखी गई कि आपको सीधे विधायक लिए? मुझे याद है वो रात का दृश्य, कुछ आपने स्टोरी बताई है, क्या था वो? रात में कैसे फोन आया, कैसे विश्वास हुआ कि आप विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए, जो मेरे राजनीति का जो टर्निंग पॉइंट था वो था 2015। 2015 में मैं 14 में जब भाजपा ज्वाइन किया था तो किसी पद पे नहीं था, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास रखते हुए मुझे जिला पंचायत सदस्य का भारतीय जनता पार्टी अर्थराइज से, सदर प्रथम से हमें टिकट दिया और वहीं से मेरी जो राजनीति की असली शुरुआत हुई। चूंकि मैं उसमें उस वक्त हमारे माननीय पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव जी विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो मैं उन्हीं की धर्म पत्नी से मुझे लड़ने का अवसर मिला था। तो बहुत अच्छा जनता ने प्यार दिया था और अच्छे बहुत हम लोग वोट पाए। कुछ मतों से चुनाव में मुझे मात खानी पड़ी, लेकिन जो मुझे लगता है कि उसी के बाद से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम जो कर रहा था, फिर उसी को चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला मंत्री बनाया। जब जिला मंत्री बनाया तब से वही हमारी राजनीति का जो ये टर्निंग पॉइंट था, यही था। कुल मिलाकर मुन्ना यादव की पत्नी ने आपको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हराया, तो आपने मुन्ना यादव को विधायकी हरा दी। देखिए, विधायकी तो हमारी देवतुल जनता हराती है, मेरे बस का वो नहीं है। क्योंकि पूरे सदर विधानसभा से चुनाव होता है और जहाँ 4.5-5 लाख मतदाता चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये जनता ने तय किया है, वो मेरा उसमें कोई वो। क्योंकि वो सिटिंग विधायक थे जब आप चुनाव लड़े थे। जी जी हाँ, सिटिंग विधायक थे। हराया था आपने उन्हें? मैंने 2012 में वो लड़े थे, विधायक बने थे और 17 में तो चुनाव हारे। हाँ, चुनाव हारे तो कितने? तो चुनाव वो लगभग हमको लगता है 30-34 हजार से हारे। बड़ी लंबी अंतराल से रहा। क्या मतलब ऐसी क्या रणनीति आपने अपनाई थी? देखिए, जनता ने 5 साल का अवसर दिया था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता तय करती है। वो जनता ने सब किया है, वो मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। सब जनता देवतुल्य है, वो जिसे चाहे प्रतिनिधि बना दे, जिसे चाहे राजा बनाए, जिसे चाहे रानी बना दे। सर, राजनीति के साथ विवाद भी सामने आते हैं। जी। जब आप विधायक थे उसके दौरान एक आपका ऑडियो वायरल हुआ था, जी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कलेजा पाल और ऐसे तमाम शब्दों से आपको नवाजा था। वो ऑडियो क्या था, उसकी सच्चाई क्या थी? देखिए, ये जो ऑडियो वायरल हुआ, ये 2015 का जब प्रधानी के चुनाव चल रहा था उस टाइम पे था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर उसमें इतना गंदा होता कोई चीज तो मेरे जिला अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी थे, बार बार उन्होंने देखा सुना, उन्होंने कहा ये तो गांव के अंदर में जो माहौल होता है देवर भाभी का या अपने से बड़ों का जो गांव में मजाक वगैरह चलता है, पहले तो बहुत सारे मजाक होते थे लेकिन आज की दुनिया में वो नहीं रह गए। तो वो मजाक था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो
कहीं सी सभ्यता पर, संस्कार पर उंगली उठे, और बाकी तो मर्जी है जो चलावे, उस पर हम न तो किसी को रोक सकते हैं। और वो अगर मुझे कलेजा पाल कहते हैं तो मेरा 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 तो लक्ष्य ही है कि सबके कलेजे के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊं और सबको खुश रखूं। ये मेरी तो प्राथमिकता है, आज भी है। आज भी मैं चाहे जो किस समाज का है, किस पार्टी का है, कौन है, कैसा है, सबको मैं अपने दिल से लगा के लेके चलता हूँ। अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं आप, शायद इसी वजह से कलेजा पाल लोग कहते हैं क्या? हाँ, हो सकता है भाई। अब लोकप्रियता तो समाज जानता है, क्षेत्र जानता है। मैंने तो जिस ढंग से प्रधान पद को हासिल किया था, उसी लहजे से मैंने विधानसभा तक पहुंचने का काम किया था। विधायक रहते भी मैं उसी लहजे में ही लोगों से मिलता था। वो आज भी मैं ट्रेन से चला जाता हूँ लखनऊ, बस से भी चला आता हूँ। कल ही मैं बस से लखनऊ से प्रतापगढ़ आया। ऐसा तो है कि आपकी छवि बिगाड़ने की उस समय सोची समझी रणनीति के तहत देखिए, ऐसा कार्य किया गया था? अब वो लोगों की जो मंशा रही, वो मंशा तो छवि बिगाड़ने की ही थी, लेकिन वो हमें तो बड़ा अच्छा प्रिय शब्द लग रहा था, हमें तो कुछ नहीं असर पड़ा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि लोग प्यार से ही किसी को कलेजा कहते हैं, एक आत्मीय प्यार से ही, जैसे अपने बेटे को लेकर के कलेजे से छपटा करके या अपने लोगों को अंगीकार करके बढ़िया शब्द बोलते हैं लोग, हैं? तो वो वही शब्द है। उसमें अगर कोई अलग अन्यथा समझे वो समझे, लेकिन मैं उसे प्यार की भाषा से ही समझता हूँ। उस समय आपके समर्थक भी आपके फेवर में आ गए थे, काफी सोशल मीडिया पर कल टिप्पणियां चल रही थे, तो कैसे अपने समर्थकों को आपने समझाया था? देखिए, समर्थकों को ये ऐसा शब्द ही कोई नहीं था जिससे हम अपने समर्थकों को समझावे। इसमें तो प्यार और दुलार था, वो प्यार से बुला रहे हैं। तो हम तो हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने भी मुझसे कहा प्यार से। मैंने जहां जहां हम मिले किसी फंक्शन कार्यक्रम में, तो मैंने उसी से उनको भी संबोधित किया, तो वो हंसते थे लोग। तो मेरे लिए तो प्यार भरा शब्द है, मैंने उसका प्रयोग किया था। मेरी समझ में कोई गलत नहीं। राजनीति में आपको चोट पहुंचाई है, आपकी छवि को और ज्यादा निखारी है? नहीं, चोट लोग पहुंचाने की चेष्टा तो किए, परंतु लेकिन उनका जो है वो दाव उल्टा पड़ गया। वो मुझे और उससे दुगना प्यार लोगों से मिलने लगा। आपको भाजपा और अपना दल का सिपह सलार माना जाता था। आप अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन से प्रतापगढ़ सदर विधायक रहे। जी। क्या ऐसी वजह आ गई कि आपको अपना दल छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा पद था? हाँ, नहीं, सही है कि प्रदेश अध्यक्ष थे और सरकार में थे, प्रोटोकॉल था, सब कुछ था, हर चीज मिलता था, सम्मान, हर चीज था। लेकिन अगर मैं राजनीति कर रहा हूं, जिस वर्ग जिस समाज से आता हूं, अगर उनकी राजनीति में उनकी मदद नहीं कर सकता, उनकी सेवा नहीं कर सकता, सेवा भाव जो था वो जनता की सेवा है। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो मेरा भाव सदैव जनता की सेवा रही। अगर जनता की सेवा न होती तो मैं 20 बरस लगातार इस गांव का, किसी गांव का प्रधान बनना आसान बात नहीं। विधायक, सांसद तो चुनावी लहर में, पार्टी की लहर में बन सकते हैं, परंतु प्रधान नहीं हो सकते, ये सारे लोग जानते हैं। मैं उसी भाव से लगातार राजनीति किया और राजनीति करके मैं अपने को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने में मुझे कामयाबी उसी ढंग से मिली। परंतु जब मैं जिस समाज की सेवा का भाव लेकर के चला, जो समाज की सेवा होनी चाहिए, वो समाज की सेवा में जब हम सरकार में रहे और हमारे ही लोगों को कोई पीड़ा हो, कहीं से फोन आवे, अगर मैं थाना कोतवाली, एसडीएम, डीएम से अगर आपका काम न करा सकूं, और तो एक मन में पीड़ा होती है कि फिर मेरा उस पद पे रहने का कौन सा औचित्य है। और उससे ज्यादा तब पीड़ा होती है जब मेरा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा मंत्री माननीय आशीष सिंह स्वयं माई को मंच से हमारे कार्यकर्ताओं के सामने रोए कि हमें क्या कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री मुझे नहीं सुन रहे हैं। तो आप बात बताइए, जब मेरा मुखिया की नहीं सुनी जा रही, तो मैं तो उसका प्रदेश अध्यक्ष था। तो मेरे मन में आया कि जब मेरी पार्टी के मुखिया का ही कोई सम्मान नहीं है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उन अपने लोग की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होकर के क्या कर पाऊंगा। इन दिनों पार्टी मुखिया कौन है, अनुप्रिया पटेल या फिर आशीष पटेल? नहीं, इस वक्त माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अनुप्रिया पटेल से आपके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच में कि अपना दल आपको पराया दल लगने लगा? देखिए, अपना दल ये की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी वाकई में बहुत अच्छी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और आज जो भी हूं, पार्टी ने मुझे इतना अवसर दिया, तो आज हमें तमाम
सीखने का अवसर मिला, पार्टी के अंदर अच्छी नीतियों को और पार्टी की रणनीति को समझने का अवसर दिया। तो हमारी वो नेता आज भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं उनको आज भी मानता हूं। और श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का कद राजनीति में एक अपना स्थान है, इसलिए वो अच्छी नेता थी, अच्छी लीडर हैं और मुझे उनसे सानिध्य में सीखने का अवसर मिला। बीच में आपने आरोप लगाया था कि पार्टी अपनी विचारधारा से हट गई है। जी, क्या आरोप था, क्या था, क्या कौन सी विचारधारा से? ये मेरा कोई आरोप नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आज हमारे बीच नहीं, लेकिन जो उन्होंने नीतियां, जो विचारधारा पर पार्टी की स्थापना की और पार्टी की स्थापना की और पार्टी की स्थापना करके उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, इस मुकाम पर लाया कि आज पार्टी प्रदेश में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त। आज वो नहीं है, लेकिन ये जहां भी होंगे उनकी आत्मा देख रही होगी कि आज मेरा दल, जिसको मैंने जिस पेड़ को लगाया था, आज वो पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, फल फूल रहा है, सबको हर समाज के दुख और सुख में शरीक हो रहा है। लेकिन लगातार उन नीतियों पर जब नेता, मैं चाहे अपना दल की नेता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के, आपने देखा जो नेता अपनी नीतियों से भटका है, अपनी पार्टी की विचारधारा से भटका है, उसका हश्र अच्छा नहीं रहा। तो जब मैं देखा कि जब इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं सुरक्षित हो पाएगा, हम उनकी उनके पीड़ा को निकाल नहीं सकते, उनकी समस्या को सुन नहीं सकते, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ रह करके हम राजनीति में अपने लोग, जितने समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, वंचित, जिनके नाम पर पार्टी है, जब उनका भला नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा है कि अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। तो मैंने पार्टी छोड़ी। ऐसा तो नहीं जो आपका ये इशारा है, आरोप है, कहीं परिवारवाद पे तो नहीं है? क्योंकि एक परिवारवाद वहां हावी होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आप भी, खुलकर बताइए। देखिए मैं खुलकर बात कर रहा हूं, चलिए मैं जो कह रहा हूं परिवारवाद, देखिए परिवारवाद जो शब्द लोग प्रयोग करते हैं बार बार, जैसे समाजवादी पर करते हैं लोग, अब पार्टी में हूं तो बता रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी परिवारवाद का सबसे ज्यादा आरोप लगाते लोग। लेकिन आज क्या है, आज कौन ऐसी पार्टी है जिसमें बाप सांसद है तो बेटा विधायक नहीं है? अगर बाप सांसद रहा है तो बेटा विधायक रहा है, अगर बाप नहीं है तो बेटे विधायक और सांसद हैं, और तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में, वहां भी यही है। ऐसा नहीं कि वहां नहीं है परिवारवाद, पर वो परिवारवाद उसे नहीं मानते। लेकिन परिवारवाद की अगर असली परिभाषा तो यही है, अगर बाप राजनीति में है, बेटा है राजनीति में, नाती अगर उसका पोता राजनीति है, तो परिवारवादी की संज्ञा दी जाती है। तो लोग उससे समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं। आज देखिए नीतीश जी बिहार की, देखिए आज परिवारवाद के मोह में क्या हो गया, राज्यसभा चले गए। राज्यसभा चले गए। भाई जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगातार दांव पलटते रहे हमेशा, और उनको लोग उस दांव का माहिर खिलाड़ी मानने लगे, पलटू राम बोलने लगे। हाँ, पलटू राम कहने लगे। लेकिन आज पुत्र मोह ने ही उन्हें उस मुख्यमंत्री की कुर्सी से आराम से छोड़ने को मजबूर कर दिया, और उस कुर्सी को जब चाहे माननीय नीतीश जी ने हासिल की थी। तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, परिवारवाद सब पार्टियों में है। कौन सी पार्टी जो बिना परिवारवाद की है? चाहे वो अपना दल की बात कर रहे हैं तो सब वही हाल सुभाषपा की है, वही हाल निषाद पार्टी की है, वही हाल राष्ट्रीय लोकदल की है। कौन इससे अछूता है, कौन बचा है, ये बता। क्या ऐसा है कि संगठन के फैसलों में आपकी अनदेखी होती थी, जो आप निर्णय लेना चाहते थे? क्योंकि संगठन बड़ा होता है, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं आपके जो निर्णय होते थे उसके ऊपर कोई और निर्णय लिया जाता था, इस वजह से आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, ये सच है, जिसे हम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम क्षेत्र में निकलते हैं तो लोगों को जोड़ने का काम मुझे करना पड़ता है। भाई दायित्व मेरा बनता है पार्टी का विस्तार करें, लोगों को जोड़े, सारे समाज के लोगों को जोड़े। तो सारे समाज को तो हम जोड़ तो लेते हैं, और काफी मैंने प्रदेश के सभी जनपदों में जोड़ा, लेकिन जब उन्हें हम अगर दायित्व नहीं देंगे, उनकी वाजिब जिम्मेदारी नहीं उनको मिलेगी, तो निश्चित है 4-6 महीने बाद वो हट करके फिर किसी पार्टी चले जाएंगे। तो ये उसमें तौहीन महसूस हो रही थी मुझे, और मैं उन्हें उनका उचित दायित्व नहीं दिला पा रहा था, तो फिर अपने को असहाय महसूस कर रहा था, तो मैंने पार्टी से। ये भी बड़ा कारण था। एक लोग कहते हैं जब तक सत्ता का सुख मिला आप साथ रहे, लेकिन आप जमीनी नेता हैं, जमीन में धूल फाके हैं, प्रधान से आपने विधायक तक का सफर तय किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भविष्य दिख रहा हो समाजवादी पार्टी में, इसलिए आपने अपना दल छोड़ दिया? देखिए, जहां तक सत्ता का सुख है,
सत्ता का सुख अगर लेना चाहता तो 9 महीने 10 महीने पहले मैंने पार्टी को रिजाइन किया और उसके बाद 1 साल चुनाव बचा। ठीक, कम से कम 20 महीने का दरमियान है। सत्ता सुख के लिए लोग दूसरे दलों से, विपक्ष से भागकर सत्ता में जाते हैं और सत्ता की सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी कि सत्ता का सुख न मुझे, देखिए मैं प्रधान रहा तो भी सत्ता को मैंने इसलिए सेवा भाव दिया। सेवा भाव इसलिए कह रहा हूं कि मैं सेवा भाव से ही हर बार मैंने अपने को कामयाबी हासिल की है और मैं उस कामयाबी के लिए कि हम कैसे लोगों की सेवा करें तो मुझे कोई न कोई दल, किसी पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा। अगर राजनीति कर रहे हैं तो किसी न किसी दल का सहारा लेना पड़ेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो मैं समाजवादी पार्टी में आया हूं तो भी मेरी सेवा भाव वही है, जैसे मैं कल था वैसे आया। आप साइकिल पर सवार हो गए हैं, समाजवादी पार्टी में आने का मुख्य राज क्या है आपका, वो बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, सभी दर्शक देख रहे हैं और सभी दर्शक हमारी बात को सुन भी रहे हैं और सभी ने मुझे आज नहीं, जब से मैं 95 से आया हूं तो मुझे तब से लोग मुझे अनुभव किए हैं और मेरी तुलना भी किए होंगे कि जब विधायक था तो कैसे हुआ, हो गया, या प्रधान था तो कैसे हो गया, आज नहीं हूं, प्रदेश अध्यक्ष रहा तो कैसे, आज पद पे 9 महीने 10 महीने पर किसी पद पे नहीं हूं तो कैसा है। मुझे कोई इसका फर्क नहीं इसलिए पड़ता कि मैं सदैव जनता के बीच जा रहा हूं। उनके मांगलिक कार्यक्रम हो, संस्कारिक कार्यक्रम हो, दुख हो, सुख हो, पीड़ा हो, फोन रात आवे चाहे दिन आवे, और मैंने आज तक अपने फोन को स्वयं उठाया है, स्वयं फोन किया है। अगर बाई चांस किसी परिस्थितियों में फोन न उठा सका तो मैंने कॉल बैक भी किया है, ये हमारे क्षेत्र के भी लोग जानते हैं। और मैंने कभी अपना फोन, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा तो, विधायक रहा तो, मैंने कभी यह नहीं दिया कि हम अपने पीआरओ को फोन दे दें और वो हमारी बात करके हमसे बात कराए, मैंने कभी ऐसा नहीं। इसलिए कार्यकर्ता मेरा, मैं उसकी आवाज को अगर सुनूंगा तो मैं अगर उसके लिए उसके उस दुख को या उस समय उसकी पीड़ा है, अगर मैं उठा करके बात कर लेता हूं अधिकारी से, काम हो या ना हो, पर वो भी इस बात से खुश हो जाता है कि हमारा नेता हमारे लिए फोन किया। तो ये मेरा दायित्व था, इस दायित्व को मैं अपना दायित्व समझता हूं और आज भी मेरी वही धारा है। आज भी अपना फोन मेरे हाथ में ही रहता है, मैं कभी किसी को फोन नहीं देता हूं और अपनी फोन से स्वयं बात करता हूं। अगर बाई चांस अगर फोन न उठा सका तो मैं 1 घंटे आधे घंटे में मैं कॉल बैक जरूर करता हूं। इस बात को मुझे समझ में रहती है, यार मेरा कोई कार्यकर्ता कहीं किसी चौराहे पर फंस गया या कोई ऐसे आकस्मिक कोई मामले में फंस गया तो अगर हम नहीं उठाएंगे तो उसकी समस्या का निदान नहीं होगा। तो कल हमें वो बोलेगा कि आपको मैंने फोन किया, आप 3 बार वाली जगह फोन नहीं उठाया। मेरी ये कोशिश रहती है, लेकिन बाकी इंसान मैं भी हूं, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं और स्वाभाविक है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हम उनके दुख और सुख को देख सकें। आपकी अखिलेश यादव से पहली मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और क्या बात हुई थी वो बताइए। देखिए, पहली बार जब मुलाकात हुई थी, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हमारी सुखद वार्ता हुई, अच्छे सारे पहलुओं पर बात हुई और मुख्य पहलू जो मेरा था, मैंने ये कहा था कि पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो हम राजनीति जो करते हैं, हमें चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो और अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, सब समाज का हो, लेकिन चूंकि मैं सर्व समाज के लोगों के बीच रहता और मुझे उनके दुख सुख की चिंता रहती, हमें पार्टी ज्वाइन इसलिए किया कि हमारे उन बिंदुओं पर अगर मैं कभी आपसे बात करूं तो सहजता से हमारी बात हो जाए और उनकी समस्याओं का निदान हो। उन्होंने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि नहीं, आप जब भी बात करना चाहेंगे बात करिए, हम इस समस्या का हल करेंगे। और तो मुझे लगा कि नहीं भाई, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो मुझे इस बात का इतना अनुभव है और इतना अब वो परिपक्व है राजनीति में कि वो हर बातों को समझते हैं कि हमारा छोटा कार्यकर्ता को क्या दिक्कत हो सकती है, उनसे क्या चाहता है, क्या अपेक्षा रहती है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप निश्चित रहिएगा, आपके दुख सुख से लेकर आपके क्षेत्र की जनता के लिए जब भी आप कोई बात करेंगे उसके लिए हम पूरी तरह से सम्मान करेंगे और समस्या का निदान करने का काम ये करेंगे। तो ठीक है, कुछ दिनों बाद ही लोकसभा विधानसभा का चुनाव है 2027 में। जी, टिकट को लेकर कुछ बात हुई आपकी? देखिए, मैंने एक लाइन में कहा माननीय अध्यक्ष जी से कि मुझे पार्टी का दायित्व मिले और पार्टी की जो विचारधारा है, पीडीए पार्टी की हमारी विचारधारा है और कैसे 2027 में सरकार बने उस पर उन्होंने हमारी उनकी चर्चा हुई। तो मैंने कहा मैं 2027 में
समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बने, उसके लिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करूंगा और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर चाहे जो जनपद हो, दो चार छोड़ करके हमारे बहुत सारे साथी हैं और आज वो प्रभावित हो करके मेरे साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। अभी तमाम होली मिलन समारोह हो रहा है, लखीमपुर निघासन में 100-150 लोग करने जा रहे हैं। अभी बरेली में मैं था, मेरे साथ काफी लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी, होली मिलन समारोह में था। अब इसके बाद फरुखाबाद मुझे 12 तारीख यानी परसों जाना है, वहां होली मिलन समारोह, वहां भी लोग शामिल होंगे। तो लोगों की इच्छाएं हैं, जब मुझे वो मानते हैं तो मेरे साथ जहां मैं गया हूं वो वही साथ आना चाहते हैं। और सबकी इच्छा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालें और पीडीए की सरकार बनाए और उसमें जो ये तमाम दिक्कतें सरकारों में आ रही है वर्तमान सरकार में वो दूर हो और सबको रोजगार, जिसे बेरोजगार आज नौजवान देखिए कह रहा है, आज 72,000 शिक्षक की भर्ती में लगातार लाठियां खा रहा है, तमाम धरना प्रदर्शन कर रहा है, तमाम जगह देखिए आरक्षण में घोटाले हो रहे हैं, बाद में उस पर जब उंगली उठती है तो उसको संशोधन किया जाता है। तो ये जो तमाम दिक्कतें हो रही है इसमें सबका हक और अधिकार छीना जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, उस लड़ाई में मैं लड़ाई को लड़ने के लिए पहले से ही आया, ये नहीं था कि 2 महीने रह गया तो हम टिकट के लालच में भाग के चले आए। मैं तो उस लड़ाई में सरकार कैसे बने, उस लड़ाई में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में समय से 1 साल पहले चलाया। ये भी नहीं है कि मैं तुरंत हमें टिकट दीजिए तो हम लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुखिया हमारे हैं, वो उनको एक एक विधानसभा का सब तजुर्बा है और 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी लगातार चलो, उन्हें सारा अनुभव है। वो जो योग होगा उससे पार्टी चुनाव लड़ाएगी और हम उसके साथ रहेंगे और सरकार बनाना हमारा पहला लक्ष्य। सपा का पीडीए और अपने दल का सामाजिक न्याय में क्या डिफरेंट है और इनका पीडीए कितना अधिक प्रभावशाली है? देखिए, पीडीए जो है उसको लोग तो बहुत सर निषेध करते हैं। हाँ, आप बताइए अपने। लेकिन पीडीए का जो सही सोच है वो सभी इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सभी समाज के, अग्रणी समाज के भी लोग जो आज रोजगार से वंचित हैं, जो आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो आज इस वर्तमान परिस्थितियों में आज देश प्रदेश कहां जा रहा है, जो आज वो चिंता है वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को है। और जो आपने कहा पीडीए और सामाजिक न्याय में क्या अंतर है, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ। सामाजिक न्याय, अपना दल का सामाजिक न्याय, अपना दल का सामाजिक न्याय का तो खाली अब ढिढोरा है, इसलिए ढिढोरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस दल में रहा। सामाजिक न्याय की बात होती तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय ये नहीं कहता कि कोई एक ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हमारी नेता हैं तो हम उन नेता के नीचे तमाम समाज के लोग जुड़े हैं, सबकी चिंता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय अगर सही से सामाजिक न्याय करना हमको आवाज उठानी है तो उनको सरकार से अलग होकर के सामाजिक न्याय की बात करनी चाहिए। सामाजिक न्याय सरकार में रहकर कभी नहीं कर सकती, इसलिए कहा 69,000 शिक्षक सामाजिक न्याय का ही तो द्योतक है। उसी का परिचय के बाद बताइए 69,000 शिक्षक लाठियां खा रहा है। 3 बार मेरे रहते प्रदेश अध्यक्ष मेरे कार्यालय के अंदर सारे बच्चे घुस गए, पूरे आंदोलन के बाद 8-8 घंटे आंदोलन करते रहे, फिर पुलिस की गाड़ी आती है तो भग ले जाती है। तो सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए आप माननीय अध्यक्ष हमारी भारत सरकार में, केंद्र में है अनुप्रिया पटेल जी, वहां उठानी चाहिए। माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय आशीष जी प्रदेश सरकार में है, उत्तर प्रदेश सरकार की विधानसभा में उठाना चाहिए। तो जब अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की भागीदारी, हिस्सेदारी की बात आपको सरकार के में जब है तो रह के करनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि सामाजिक न्याय अगर सही होता तो आज तक को न्याय मिल गया होता। सामाजिक न्याय वहां बात करना तो दूर है, जिस सरकार के साथ है वहां अपनी ही बात कर ले, ये बहुत बड़ी बात। आप समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी कही जाती है और आप बेहद ही सरल हैं, क्योंकि आप जहां के ग्राम प्रधान रहे पूरे ईश्वरनाथ के, इसके अलावा आसपास के तमाम ऐसे गांव हैं जहां आपका प्रभाव होता था। जी। कैसे निपटेंगे इन लोगों से? देखिए, पार्टी में ही रह के। देखिए, समाजवादी पार्टी को जो गुंडा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा कहते हैं। अगर उसमें मुखर होकर बोलने में सिर्फ एक माननीय
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी हैं, और एक जिम्मा और एक नेता को मिला है। किसको? वो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राजभर हैं, जो पंचायती राज मंत्री हैं। जब यहाँ रहेंगे, समाजवादी में जब आए तो भाजपा की बखिया उधेड़ी, न प्रधानमंत्री को छोड़े हमारे, न तो हमारे मुख्यमंत्री को छोड़े। लेकिन जब यहाँ छोड़ के भाजपा में चले गए तो उनको वॉशिंग मशीन से निकाल करके उनको साफ कर दिया गया, जब शुद्ध हो गए। अब बढ़िया वहां काम कर, अब वहां उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि जैसे कुछ भी माननीय नेता अखिलेश यादव जी हमारे बोले बस उनके खिलाफ आपको बोलना है। वही ड्यूटी हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी को, उनको भी यही काम दिया गया। कोई काम नहीं कि बस जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कुछ मुद्दों पर बोलेंगे, बस उनको आपको बोलना शुरू कर देना है। गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। ये गुंडों की पार्टी नहीं। जब तक 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें देखिए बेरोजगारों को रोजगार मिला, किसानों को भी सम्मान मिला, और हमारी बालिकाओं के लिए देखिए शिक्षा के मामले में कितना उन्होंने किया था। मतलब साइकिल सबसे पहले दे करके बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाना, स्कूटी दे करके बढ़ाना, और तमाम सभी समाज के लिए उन्होंने किया। ऐसा नहीं उसमें कोई ये था कि यही समाज का व्यक्ति होगा, वह समाज का नहीं होगा, तमाम ऐसे लोग थे। लेकिन हम सबसे ज्यादा मानते गुंडों की पार्टी क्या करके सिर्फ वो अपनी शायद जबान खराब करते हैं, या तो उनको उस नौकरी के जिम्मा। चलिए इस बात को हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, क्योंकि आप दोनों जगह काम कर रहे हैं, सपा का जो जिला अध्यक्ष है वो इनामिया है, हिस्ट्री शीटर है। समाजवादी पार्टी अभी तक 3-4 सालों में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ऐसा क्या डिफरेंस देख रहे हैं, कैसे निपटेंगे भाजपा से, क्योंकि अब आप भाजपा के सीधे विपक्ष में हैं। जी देखिए, निपटने की जहां तक बात है वो क्षेत्र की जनता तय करेगी 2027 में कौन कैसे निपटेगा, पहली बात। दूसरी बात, माननीय हमारे सामाजिक जिला अध्यक्ष हैं, और जब सरकार ऐसी है, जब सरकार किसी के ऊपर चाहे 20 मुकदमा लगा दे, चाहे उसके ऊपर हिस्ट्री शीटर बना दे, चाहे उसको जिला बदल के लगा दे, ये तो सरकार के हाथ में होता है। आप देखिए बसपा के एकमात्र विधायक होते हैं, ईडी से छापा लेकर के तमाम उनके ऊपर उन परिस्थितियों में किया गया जबकि मानवीय दृष्टि से नहीं कर रहे थे। आज वो कैंसर से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में भाजपा सरकार के ही हमारे सम्मानित मंत्री को बोलना पड़ा, सामने आना पड़ा, माननीय दिनेश सिंह जी को बोलना पड़ा। ये मतलब तमाम एक परिस्थितियां जैसे आई है उनको बोलना पड़ा। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उनको जेल में, जब पार्टी के तमाम ऐसे सांसद विधायक को हमारे जेल में डाल दिया उन्होंने, तो जिला अध्यक्ष तो हमारे बहुत छोटे पद थे, तो उनके लिए तो भाई सरकार के लिए चुटकी काम है। मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया हूं, और पार्टी के पहले क्या मेरी छवि है, पार्टी में हूं तो क्या मेरी छवि है। मैं इससे डरने वाला थोड़ी हूं कि मैं तो 15 समाजवादी आंदोलन में जेल में बंद रहा। तब मानिए हमारे सियाराम यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी होते थे। राजनीति अगर समाज सेवा के भाव से करना है तो डरकर के राजनीति नहीं होती है। राजनीति में मुकाबला करना पड़ता है, और राजनीति में मुकाबला कोई हाथ पांव की लड़ाई नहीं है। वहां जनता का, सिर्फ जनता का, सीधे जनता का बल जिसके साथ है वही हमारा मुकाबला है। प्रतापगढ़ में राजा भैया एक बड़ा फैक्टर है जी, कैसे निपटेंगे, क्योंकि आप राजनीति में क्या ऐसी रणनीति होगी कि राजा भैया, क्योंकि पिछले लोकसभा की बात की जाए तो राजा भैया कहीं कहीं सपोर्ट समाजवादी पार्टी से रहा है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कुंडा में जब अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने कुंडी लगाने की बात कही थी। काफी माहौल गर्म हुआ था, और एक बड़ी वजह रही, यूपी नहीं प्रतापगढ़ ही नहीं कई आसपास के जिलों में इसका प्रभाव पड़ा, जो क्षत्रिय मतदाता थे वो नाराज हो गए थे। तो राजा भैया बड़ा फैक्टर है। आप कहाँ देखते हैं इस प्रतापगढ़ की राजनीति में खुद को? देखिए राजा भैया का अपना उनका कद है, मेरे उनके में जमीन आसमान का अंतर है। और राजा भैया की अपनी वो राजनीति है, उनको कैसे करनी है वो उनका विषय है, मुझे राजनीति कैसे करनी है मेरा विषय। समाजवादी पार्टी का जो टिकट है 2027 में होगा, तो क्या आप टिकट के दावेदारों में हैं या फिर? देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया है कि जो मुझे दायित्व देंगे उसको मैं साथ स्वीकार करूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, चाहे लड़ने की चाहे लड़ाने की, उसके लिए मैं स्वतः तैयार हूं। इसलिए कि मैं हर चीज को छोड़ करके, इसलिए कि राजनीति करना है, समाज सेवा करनी है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वाह। राजकुमार जी अब एक छोटा सा फायर राउंड करेंगे, इसमें आपको एक शब्द में ही जवाब देना है। आप तैयार हैं? शुरू किया जाए। अनुप्रिया पटेल अच्छी लीडर, अखिलेश यादव कुशल रणनीतिकार, भाजपा
भाजपा अवसरवादी। प्रतापगढ़ की जनता सम्मानित दे तो जनता हमारे लिए सब कुछ। सबसे बड़ी राजनीतिक गलती क्या आपने किया है? राजनीति की कोई मेरी गलती मात्र टर्निंग पॉइंट एक है, क्या है? और वो 2022 का था। आपका सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता हमारी से। सत्ता या सेवा? सेवा। एक नेता के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर राजकुमार पाल अपनी जो छवि है वह बखूबी प्रतापगढ़ में बनाए हुए हैं। तो प्रतापगढ़ की युवाओं के लिए जो आपको अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा तो भी वह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, और जब पद पे रहा तो भी, आज पद पर नहीं भी हूं तो भी युवा हमारी शक्ति है, और युवा के दम पर ही हम लोग राजनीति को जो है 2027 में साकार करेंगे। उस सपने को युवा के दम पर करेंगे। प्रतापगढ़ जब भी चुनाव होता है उसके पहले कभी एटीएल ग्राउंड की बात होती है, कभी आंवले की बात होती है। अगर आप विधायक बने, क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं, तो क्या परिवर्तन करेंगे यहाँ पर? देखिए, ये सच है कि कभी कोई आंवले की बात करता है, कभी कोई एटीएल की बात करता है। यही एटीएल बचाने की बात हो रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार में देखिए उसमें प्लाटिंग हो रही है। यानी कुल मिलाकर के एटीएल को स्थापित कोई और कल कारखाना स्थापित हो जिससे हमारे प्रतापगढ़ जनता को रोजगार मिले, उन्होंने उसको घुमा करके व्यवसायीकरण करके, और सम्मानित हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायकगण और सांसदगण जो इससे पहले रहे, सबने उस पर उनकी निगाहें सिर्फ व्यवसाय को बना करके उससे लाभ अर्जित करने की रही है। प्रतापगढ़ जनता का कोई विकास नहीं है। आप पता कर लीजिएगा, जो प्लाट अलॉटमेंट हो रहे हैं उन्हीं को हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ। समाजवादी पार्टी के विधायक बनेंगे तो आपके पहला काम क्या होगा जो सदर के लिए करेंगे इस बार? मैं 2.5 साल का मुझे अवसर मिला, अल्पकालीन था। उस 2.5 साल यानी 2 साल 5 महीने में, 1 साल करेक्ट पूरा 1 साल कोरोना की भेंट चला। 1 साल 5 महीने में मुझे अवसर मिला काम करने का। मैंने 1 साल 5 महीने में मैं मोटी बात रख दे रहा हूं कि कोहलौर जैसी बाजार को मैंने विकसित करने के लिए नगर पंचायत बनाया। गढ़वारा जैसे सबसे पुरानी बाजार को मैंने नगर पंचायत बनाया। ये दोनों मेरे बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। और कम से कम 6 सड़कें मैंने पीएमजीएसवाई से बनाने का काम किया, चौड़ीकरण का। उसके अलावा जो निधि से मिलता है वो अपनी जगह अलग बातें हैं। और ये बाईपास जब बना उस शिलान्यास समारोह में मैं भी विधायक वर्तमान मौजूद था। आज वो बाईपास बन गया है, लगभग अभी आधा अधूरा है, लेकिन उससे काफी जनता का लाभ हो रहा है। तो ये जो अपना राजकीय इंटर कॉलेज है, उस टाइम जिलाधिकारी माननीय मार्कंडे शाही जी थे, हमारी वार्ता हुई थी, मैं विधायक हुआ था। उन्होंने मेरा जो सुझाव था उसे माना, और वहां जो 100 बेड की हॉस्पिटल बनी उसके सामने की जो चौड़ीकरण सड़क है उसको जो है हमारे उस टाइम के जिलाधिकारी महोदय जी ने उसको संस्तुति दी थी। और वो आज देखिए सामने से एक बढ़िया चौड़ी रोड बन करके तैयार है और 100 बेड का हॉस्पिटल बना। उसमें भी हमें अवसर मिला उसका शिलान्यास करने का। और लेकिन काम तो छोटे छोटे बहुत हैं, परंतु 1 साल 5 महीने में मैंने जो 2 बड़े काम किए वो नगर पंचायत बनाना, कोहलौर को, गढ़वारा को, और बाईपास का निर्माण, ये मेरे उसमें रहा। लेकिन अगर मुझे हमारी जो 2027 में हमें सिर्फ अपनी जनता से इतनी अपील करनी है कि अगर आपने 10 बरस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा, नजदीक से समझा, जिस एजेंडे को लेकर सरकार आई धर्म और सनातन को लेकर, आज उसी धर्म के नाम पर, उसी सनातन के नाम पर जब समाजवादी पार्टी के लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जो सांसद विधायक थे, उनको आपने जेल में डालने का काम किया, लेकिन तब तक तो ठीक है आपने किया। लेकिन जब एक धर्म और संत के बीच, जो संत होकर के अगर प्रदेश का मुखिया हो, अब आज एक संत हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आपके प्रतापगढ़ से आते हैं, मेरे जनपद प्रतापगढ़ के, इसलिए मैं कह रहा हूं यार, उस बात का मुझे शर्म आ रही है कि जो संत, अगर ये हमारे प्रदेश का शासक हो, मुख्यमंत्री हो, और आज एक संत राष्ट्र गौ माता की राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग को लेकर के तब से लेकर वाद तक उछल रहे हैं, आज उनके साथ क्या हश्र हो रहा है, ये जनता हमारे इस उत्तर प्रदेश की देख रही है। खासकर मेरे प्रतापगढ़ की भी जनता देख रही है कि जब ये अपने संत समाज के नहीं हो सकते, अपने धर्म का जो लवादा ओढ़ करके जो आप सत्ता में 10 साल आपको जनता ने दिया ना,
भाई धर्म के नाम पर आपको 10 साल जनता ने दिया, आप उन्हें क्या दे रहे हैं? खाली उनको हमारे देश के सारे विदेश के कितने देश से बाहर की वो डेवलप करते जा रहे हैं। हम लोगों को जो है आप आस्था के और धर्म के नाम पर भटका रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जनता हमारी देख चुकी है, हमारे प्रदेश की जनता, जनपद की जनता देख रही है। आने वाले 2027 में इसका उत्तर बापू देगी और निश्चित है, मुझे भरोसा भी है कि अगर 2027 में बेरोजगार सड़कों पे चल रहा है, लाठियां खा रहा है, किसान यूरिया डाई के लिए कोऑपरेटिव में लाइन लगाता है, लाठियां पड़ती है, और हमारी महिला शक्ति जिसके दम पर कहते हैं कि नारी हमारी प्रथम है, उनको आप देखिए तमाम हत्याएं हो रही है, कहाँ रोक पा रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हत्याएं हो जाती है, अपराध हो जाता है, गुंडे माफिया अपराध कर लेते हैं, कहते हैं मैंने प्रदेश को गुंडा मुक्त बना दिया। अरे भाई पूरे आप पेपर उठा के पढ़िए, 4-6 हत्याएं तो हर जिलों में हो रही है। एक दिन अगर आधार निकाल के रखिए तो लगातार आपको दिखेगा क्या गुंडा मुक्त है हमारा। आप शंकराचार्य की बात किए कि भाजपा परेशान कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव तो लाठियों से पिटवा दिए थे। भाजपा लोग यही कर रहे हैं, भाई सपा पहले कर चुकी है। अच्छा चलो मैं मानता हूँ कि अखिलेश ने अखिलेश जी ने लाठियों से पिटवा दिया, तो आप क्या कर रहे हो? नहीं, आप क्या कर रहे हो? जितने बटुक थे चोटी उखाड़ के मारे गए, वीडियो सामने चल रहा है, पूरा देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? तो क्या आप उन्हीं की परिपाटी चलना चाहते हो? तो फिर किस बात के आप संत हो? तो आप तो सत्ता पाने के लिए संत बने हो। संता अगर सत्ता के ही दम पर आप काम कर रहे हो, आज कुछ भी गलत होता अच्छा होता, वो स्वामी है, शंकराचार्य है, आप उनसे सर्टिफिकेट उनके शंकराचार्य की मांगते हो, उनके क्या कहते हैं उनके सवालों पर प्रश्न उठाते हो। अब वो गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मांगते हैं और लगातार मांगते चले आए। आपने तो सब कुछ कर दिया, कहा मोदी जी है तो मुमकिन है, तो कहीं नहीं राष्ट्र माता घोषित कर देते? भाई कर देना चाहिए। वहां भी सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, क्या आपत्ति है इसमें? तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पाल जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबागी से, चाहे वो करेजा पाल का मैटर हो या फिर अपना दल से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद हो, बड़े ही बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि राजनीति में जो लक्ष्य होता है वह रुकना नहीं चाहिए, और राजकुमार जी इसी लक्ष्य के साथ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यानी अपने घर में वापस किए हैं। दर्शकों, हमारे इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, और आप ये कोई सवाल है तो आप राजकुमार जी से पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।